हेलो फ्रेंड्स, सोशल साइंस स्टडी रूम में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बीपीएससी के लिए कुछ हिस्ट्री और ज्योग्राफी के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पता है कि बीपीएससी बिहार टीचर के जो एग्जाम हो रहे हैं वो कई बार एग्जाम हो चुका है और बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास हैं, तो उस क्वेश्चन से रिपीटेड क्वेश्चन आता ही आता है। क्वेश्चन तो रिपीट होता ही है, तो हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को जरूर देखेंगे। क्वेश्चन पेपर देखने से क्या होता है, हमें पैटर्न का पता चलता है। साथ के साथ क्वेश्चन जो रिपीट होगा तो उससे तो हम वो कर ही लेंगे। साथ के साथ एक क्वेश्चन से रिलेटेड मैं दूसरे क्वेश्चन भी आपको बताती चलूंगी, मतलब एक क्वेश्चन के साथ और भी क्वेश्चन मैं आपको समझाती चलूंगी। तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी के आज के वीडियो में हम हिस्ट्री और ज्योग्राफी के क्वेश्चन देखेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी उस पर पॉलिटी और इको और सारे ही मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको डाल दूंगी। आप प्लीज उसे देख लें। मुझे पता है कल से आपका पेपर है, लेकिन फिर भी आपको देखते रहना है। आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। पहली बात तो ये सिर्फ 3.0 के लिए ही नहीं, टीआरई 3.0 के लिए नहीं, बल्कि 4.0 के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर देखना है। इससे आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि हमें बहुत बेनिफिट होगा, क्वेश्चन का पैटर्न पता चलेगा हमें। फिर एक के साथ हम दूसरे क्वेश्चन भी सॉल्व करते चलेंगे तो हमें दूसरे क्वेश्चन का भी आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन, मतलब इससे भी और किस तरह से क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है, ठीक है, और कम टाइम में कैसे हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन। ये हिस्ट्री का है, ठीक है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 1826 में सर्वप्रथम हड़प्पा के संबंध में किसने उल्लेख किया था। बेटा सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, मतलब कि जितने भी बीपीएससी के पेपर हो चुके हैं उसमें अगर आप सारे ही क्वेश्चन निकाल के देख लो तो एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछा गया है। बाकी कहीं से नहीं पूछा गया, हमारे एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप जब थ्योरी ही पढ़ते हो, थ्योरी भी पढ़ते हो तो एनसीईआरटी 4.0 के लिए थ्योरी में क्लासेस में स्टार्ट करूंगी, तो उसमें मैं एनसीईआरटी से ही आपको पढ़ाऊंगी, टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगी, एनसीईआरटी से पढ़ाऊंगी, तो आप वही क्वेश्चन करें, ठीक है। बाहर से हमारे क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आ रहा है। मैक्सिमम क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, तो हमें एनसीईआरटी ही सबसे ज्यादा मतलब कि पढ़ना है, एनसीईआरटी। और साथ के साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी देखते जान चलना है, ठीक है। तो देखिए क्या है सबसे पहला क्वेश्चन, 1826 में सर्वप्रथम हड़प्पा के संबंध में किसने उल्लेख किया था। तो हड़प्पा के संबंध में 1826 की बात की गई है कि सर्वप्रथम किसने उल्लेख किया था, तो चार्ल्स मेसन ने। सर्वप्रथम किसने उल्लेख किया था, चार्ल्स मेसन ने उल्लेख किया था हड़प्पा के संबंध में 1826 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस हड़प्पा स्थल से लकड़ी को कुरेद कर नाली बनाने का साक्ष्य मिलता है। तो कालीबंगा से, कालीबंगा जो हड़प्पा का स्थल है, कालीबंगा याद रखिएगा, लोथल, कालीबंगा, रोपड़, ये सारे ही हड़प्पा के स्थल है, याद रखिएगा ये सारे ही क्या है, हड़प्पा के हैं। कालीबंगा में क्या है कि लकड़ी को कुरेद कर नाली बनाने का साक्ष्य मिला है। बेटा हड़प्पा के बारे में आप पढ़ चुके होंगे, एनसीईआरटी की बुक 6 क्लास में हड़प्पा के बारे में बहुत डिटेल से। तो हड़प्पा के बारे में आप पढ़ चुके होंगे कि हड़प्पा सभ्यता में क्या है, नगरीय सभ्यता थी वो। कांस्य युगीन सभ्यता बोला गया है, दूसरे इसको नगरीय सभ्यता भी बोला गया है। एक क्वेश्चन में ये भी आया था बीपीएससी क्वेश्चन में कि हड़प्पा में जो नर्तकी की मूर्ति मिली है वो किस चीज की है। तो आपको पता है कि हड़प्पा कांस्य युगीन सभ्यता है, तो मूर्ति भी किस चीज की होगी, कांस्य की होगी। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के भी हम हिस्ट्री के ऐसे क्वेश्चन भी थोड़ा सा समझ के सॉल्व कर सकते हैं। बाकी जो क्वेश्चंस हैं आप देख रहे हो, नाम है, डेट है, तो हमें रटना पड़ेगा, हमें याद करना पड़ेगा, ठीक है। और याद करने के साथ साथ बार बार उस चीज को आप सुनिए, वीडियो सुनिए, आप बार बार सुनिए, तो उस चीजों को आपके हमारे दिमाग में जो चीज हम सुन के याद करते हैं ना, वो चीजें हमारे दिमाग में बैठ जाती है। तो हमें बिल्कुल याद करना है, लिखना है, हमें नोट्स बनाना है, 1 लाइनर नोट्स बनाइए। नोट्स बनाना है, ये 4.0 टीआरई 4.0 वाले बच्चों के लिए मैं बता रही हूँ, क्योंकि आपका तो पेपर स्टार्ट हो गया है 3.0 वालों के लिए। तो ठीक है, पेपर स्टार्ट हो गया, कोई बात नहीं, आप देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर तो सभी के लिए अच्छा है, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे लोथल, कालीबंगा, रोपड़, ये सभी हड़प्पा के स्थल हैं, लेकिन लकड़ी के को कुरेद कर नाली बनाने का साक्ष्य कहाँ पे मिला है, कालीबंगन में मिला है, ठीक है। नेक्स्ट है, किस मौर्य शासक को सेंड्रोकोटस के रूप में संबोधित किया है। तो चंद्रगुप्त मौर्य को, याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य को, जो कि मतलब कि सबसे पहले मौर्य शासक थे, इनको क्या सेंड्रोकोटस के रूप में संबोधित किया गया था। इंपॉर्टेंट है बेटा, किस मौर्य शासक को, चंद्रगुप्त मौर्य को। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे, चाणक्य थे चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु। ओके, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था बिंदुसार, बिंदुसार का पुत्र था अशोक, ठीक है। तो ये सारे जो शक्तिशाली मौर्य शासक थे, ये सारे शक्तिशाली मौर्य शासक थे, और चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों के गुरु चाणक्य थे, ठीक है। चाणक्य को कौटिल्य भी कहा गया है। कौटिल्य ने कौन सी पुस्तक की
रचना की थी? अर्थशास्त्र की रचना की थी। वो अर्थशास्त्र जो अर्थशास्त्र हम पढ़ते हैं वो वाला अर्थशास्त्र नहीं है, बल्कि वो ऐसा अर्थशास्त्र है जिसमें कि मतलब मौर्य शासन के शासन के बारे में बताया गया था। ओके, तो देख लिए एक क्वेश्चन के साथ कई क्वेश्चन मैं आपको बता चुकी हूँ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अपने शासन के किस वर्ष में अशोक ने बोध गया की यात्रा की थी? तो अपने शासन के 10वें वर्ष में, यानी कि शासक बनने के 10वें वर्ष में अशोक ने बोध गया की यात्रा की थी। ओके, अशोक बौद्ध धर्म को अपनाया था कलिंग युद्ध के बाद। ठीक है, कलिंग युद्ध के बाद उसे युद्ध और ये मारपीट से बिल्कुल वितृष्णा बोल सकते, वितृष्णा हो गई थी, उसने बौद्ध धर्म को अपनाया था और अपने शासन के 10वें वर्ष ने उसने बोध गया की यात्रा की थी। ओके, नेक्स्ट है कि सभी लेख में अशोक त्रिरत्न में विश्वास प्रकट करता है। तो हाब्रू हाब्रू का जो अभिलेख है उसमें अशोक त्रिरत्न में विश्वास प्रकट करता है। ओके, उसके बाद है मौर्य काल में वार्ता क्या है? मौर्य काल में वार्ता क्या है? तो वार्ता क्या था मौर्य काल में? इसमें देखिए आंसर तो इसका ये होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, आंसर इसका क्या होगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। लेकिन मौर्य काल में जो वार्ता था, वार्ता एक प्रशासनिक इकाई थी। ओके, क्या थी? वार्ता एक प्रशासनिक इकाई थी वार्ता, और उस वार्ता को ही फिर विभाजित किया गया था जनपद और मंडल में। प्रशासनिक इकाई थी, जैसे कि हमारा राज्य होता है, राज्य को जिले में हम जिले में विभाजित होता है, वैसे ही मौर्य काल में वार्ता एक प्रशासनिक इकाई थी और उस प्रशासनिक इकाई को ही जनपद या मंडल में विभाजित कर दिया गया था। ठीक है, प्रशासनिक विभाजन को ही क्या बोला गया था? वार्ता बोला गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। मौर्य काल में रूपा जीवा क्या है? तो मौर्य काल में रूपा जीवा क्या है? तो इसमें ये थोड़ा सा मुझे बेटा कंफ्यूजन था, इसलिए क्वेश्चन में छोड़ रही हूँ। नेक्स्ट देखते हैं। कौटिल्य कितने प्रकार के दास कौटिल्य ने कितने प्रकार के दासों का उल्लेख किया? कौटिल्य कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य अशोक के गुरु थे। इनका नाम क्या है कौटिल्य का? मैं अभी बता चुकी हूँ आपको, आप कमेंट में मुझे जरूर बताएंगे। कौटिल्य को एक अभी मैं आपको बता चुकी थी कौटिल्य कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य अशोक के गुरु थे। इनका नाम क्या है कौटिल्य का दूसरा नाम, वो मैं अभी आपको ऊपर बता चुकी हूँ, तो वो आप मुझे जरूर बताएंगे। कितने प्रकार के दासों का उल्लेख किया था उन्होंने? 9 प्रकार के दासों का उल्लेख किया था। चंद्रगुप्त कौटिल्य ने कौन सी पुस्तक की रचना की थी? अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना की थी। अर्थशास्त्र में मौर्य शासन के बारे में संपूर्ण जानकारी थी, वहां के शासन के तरीकों के बारे में। ठीक है, मौर्य प्रशासन में संग्रहण किस क्षेत्र से संबंधित है? संग्रहण यानी कि जमा करना, तो क्लियर है, आप देख के समझ सकते हैं कि संग्रहण भू राजस्व, भू राजस्व ही तो जमा किया जाता था। जमीन से जो राजस्व लिया जाएगा वही तो जमा किया जाएगा। धर्म न्याय, इससे तो कुछ जमा नहीं किया जा सकता है। तो भू राजस्व यानी कि जमा हम क्या चीज कर सकते हैं? राजस्व ही तो जमा कर सकते हैं, पैसे ही जमा कर सकते हैं। तो मौर्य प्रशासन में संग्रहण किस क्षेत्र से संबंधित था? भू राजस्व से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, किस चरण को पूर्ण जागरण काल कहा जाता है? किस चरण को पूर्ण जागरण काल कहा जाता है? तो 14वीं से 16वीं शताब्दी के चरण को क्या कहा जाता है? पूर्ण जागरण का काल कहा जाता है। 14वीं से जो हमारा ये 16वीं शताब्दी का काल है, इसे क्या बोला गया था? पूर्ण जागरण का काल बोला गया। ठीक है, अब पूर्ण जागरण काल का माइकल एंजेले कौन था? पूर्ण जागरण काल का माइकल एंजेले कौन था? वो एक चित्रकार था। ठीक है, पूर्ण जागरण काल का माइकल एंजेले क्या था? वो एक चित्रकार था, याद रखिएगा। पूर्ण जागरण काल कब से कब तक है? 14वीं से 16वीं शताब्दी में। वहां पर एक चित्रकार था जिसका नाम था माइकल एंजेलो। क्लियर है? अब नेक्स्ट देखिए, हर्ष का प्रधान सचिव कौन था? हर्षवर्धन। ठीक है, उनका प्रधान सचिव कौन था? तो भंडी, उनका नाम क्या था? भंडी। हर्षवर्धन का प्रधान जो सचिव थे उनका नाम क्या था? भंडी। क्लियर है बेटा? ये सारे क्वेश्चंस हमारे याद करने वाले हैं, जिससे रिलेटेड और क्वेश्चन हो सकता है, मैं आपको बताती चल रही हूँ। ओके, अब देखिए क्या है, भास्कर वर्मन ने किसे राजदूत बनाकर हर्षवर्धन के पास भेजा था? भास्कर वर्धन ने हंस बेग को, याद रखिएगा हर्षवर्धन नाम भी, और यहाँ पे ह से हर्षवर्धन, ह से हंस बेग, तो भास्कर वर्मन जो थे उन्होंने हंस बेग को राजदूत, अपना राजदूत बनाकर हर्षवर्धन के पास उन्होंने भेजा था। क्लियर है? अब नेक्स्ट है, आपको ये कंफ्यूजन ना हो इससे, इसलिए मैं इसको रही हूँ। अब क्या है, हर्ष के काल में कौन सा अधिकारी चाट एवं भाट कहलाता था? चाट एवं भाट हर्षवर्धन के काल में। अब आप देख सकते हैं बेटा, एक टॉपिक से अब हर्षवर्धन को पूर्ण जागरण का टॉपिक आया, उससे 2-3 क्वेश्चन, जो अभी हम हड़प्पा संस्कृति का टॉपिक देख चुके हैं उससे कई क्वेश्चन, हम हर्षवर्धन वाले से भी कई क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन तो हमारा मिल चुका है हर्षवर्धन से।
ठीक है। तो हर्ष के काल में कौन सा अधिकारी चाट एवं भाट कहलाता था? तो जो पुलिस अधिकारी होते थे हर्षवर्धन के काल में, उन्हें क्या कहा जाता था? चाट एवं भाट कहा जाता था। ठीक है। अब चोल शासक कहा गया। किस चोल शासक ने सर्वप्रथम संपूर्ण द्रविड़ प्रदेश को विजित किया था, मतलब विजय प्राप्त की थी? संपूर्ण द्रविड़ प्रदेश, जो द्रविड़, संपूर्ण द्रविड़ प्रदेश, ये दक्षिण भारत का शासक था चोल शासक। किस चोल शासक ने संपूर्ण द्रविड़ प्रदेश को विजित किया था, मतलब विजय प्राप्त किया था? वो है राजराज प्रथम ने। ठीक है। राजराज प्रथम ने ही संपूर्ण द्रविड़ जो प्रदेश होता है उसको, उस पर विजय प्राप्त किया था। ओके। विजयालय भी चोल शासक है, प्रांतक प्रथम भी चोल शासक है, राजराज प्रथम भी चोल शासक है। ओके। अब नेक्स्ट देखिए, किस चोल शासक ने सिंघल नरेश महेंद्र पंचम को पराजित किया? सिंघल नरेश महेंद्र पंचम को किसने पराजित किया? तो आदित्य प्रथम ने भी किया था, राजेंद्र प्रथम ने भी किया था, राजराज प्रथम ने भी किया था। ये तीनों ही चोल शासक है, तीनों ही महेंद्र पंचम को पराजित किया था। तो उपयुक्त में एक से अधिक होगा। ओके। अब फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? क्या है? फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया था जॉन के ने। ओके। फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? जॉन के ने। अब नेक्स्ट है, किस वर्ष लिवरपूल और मैनचेस्टर के मध्य जॉर्ज स्टीफेसन ने रेलवे चलाई? तो ये इनमें से कोई नहीं होगा, ये होगा हमारा 1830 में। किस वर्ष पूछा गया है? तो 1830 बेटा मेरा। 1830 में जॉन ने कहाँ पे? लिवरपूल और मैनचेस्टर के बीच रेलवे चलाई थी 1830 में। क्लियर है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, क्या है? द वेल्थ ऑफ नेशनल, द वेल्थ ऑफ नेशंस किसकी रचना है? तो एडम स्मिथ की रचना है द वेल्थ ऑफ नेशन। बेटा याद रखिएगा, ये सारे क्वेश्चन जो हमारे बीपीएससी में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हमें याद करना पड़ेगा। ओके। हिस्ट्री के क्वेश्चन हमें याद करने की जरूरत है। कुछ क्वेश्चन है जो समझ के हम कर सकते हैं, ज्योग्राफी के क्वेश्चन हम समझ के कर सकते हैं, लेकिन हिस्ट्री के क्वेश्चन याद करने की जरूरत है। अब जहाँ पे नाम आ गया, डेट आ गया, तो नाम और डेट तो याद करना पड़ेगा ना। नाम और डेट तो हम समझ के कर ही नहीं सकते। ठीक है। तो द वेल्थ ऑफ नेशन की रचना किसने की थी? एडम स्मिथ ने। अब देखिए टाइड, याद करिए टाइड आप 9th में पढ़ चुके हैं। टाइड और टाइल, ल और द का अंतर है। ठीक है। तो टाइड और टाइल क्या था? तो टाइड क्या था? टाइड एक धार्मिक कर है। हो सकता है टाइल पूछ लिया जाए। तो टाइल जो कर था वो क्या था? वो कृषि पर कर था। और वो कर कौन लेते थे? कृषि क्या, और मतलब कि जो वहां पे क्या था, फ्रांस में, फ्रांस की क्रांति में टाइड और टाइल की बात की गई। दो तरह के कर थे वहां पे, टाइड और टाइल। टाइड याद रखिएगा, टाइड कौन लेते थे? ये पादरी लेते थे। याद रखिएगा, पादरी, पादरी में द है तो द टाइल। ओके। और ल, जो कि वहां पे जो राजा होते थे, राजा लोग, टाइल, लास्ट में जो ल होता था टाइल, वो टाइल कर कौन लेता था? वो राजा लेते थे। और वो कर तो सभी पे होता था, व्यापारी पे, कृषक पे, हर तरह के का कर होता था टाइल में। लेकिन टाइल है, टाइल बस एक धार्मिक कर था। पादरी किसे बोलते हैं? जैसे हम पंडित मौलवी होता है ना, वैसे ही वहां पे चर्च में पादरी होते हैं। तो पादरी जो लेते थे कर, वो था टाइल, और वो एक धार्मिक कर था। टाइल क्या होता है? टाइल जो कर होता था वो राजा या फिर कुलीन वर्ग लेते थे, वो था टाइल। क्लियर है। टाइल आ चुका है, टाइल आ सकता है, तो वो हमें याद रखना है। अब डिस्कोर्स ऑन इनइक्वालिटी, सेकंड डिस्कोर्स किसने लिखा? तो इसकी किसने लिखा था? ये रूसो ने लिखा था। क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट है, किस द्वीप पर नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म हुआ था? तो किस द्वीप पर हुआ था? कोर्सिका द्वीप पर नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म हुआ था। याद रखिएगा, कोर्सिका द्वीप पर क्या हुआ था? नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म हुआ था। द स्पिरिट ऑफ द लॉ नामक पुस्तक किसने लिखी? द स्पिरिट ऑफ द लॉ नामक पुस्तक लिखी थी मॉन्टेस्क्यू ने। ठीक है। द स्पिरिट ऑफ द लॉ नामक पुस्तक किसने लिखी थी? मॉन्टेस्क्यू ने लिखी थी। अब नेक्स्ट है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस मूल्य पर इल्तुतमिश को खरीदा था? तो 1 लाख जीतल कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था इल्तुतमिश। और कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद उसी को दिल्ली का शासन भी मिल गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद दिल्ली का शासक कौन बना था? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के बाद कौन बनी थी? इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान। ठीक है। रजिया सुल्तान मुश्किल से 6 साल ही शासन कर पाई थी। चूंकि वो औरत थी तो इसलिए उसे गद्दी से हटा दिया गया था। जबकि वो इल्तुतमिश के सारे बच्चों में, जितने भी उसके बेटे और बेटियां थी, सब में लायक सबसे थी, लेकिन फिर भी औरत होने के कारण उसे गद्दी से हटा दिया गया था। ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था इल्तुतमिश। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को कितने में खरीदा था? 1 लाख जीतल में। ठीक है। और कुतुबुद्दीन ऐबक का दास ही था इल्तुतमिश। और कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद दिल्ली का शासन इल्तुतमिश को ही मिला था। दिल्ली का शासक कौन था? इल्तुतमिश था। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं हम,
क्या है, किस वर्ष इल्तुतमिश को बगदाद के खलीफा द्वारा मान्यता प्राप्त हुआ? तो ये है 1229 में। 1229 में इल्तुतमिश को बगदाद के खलीफा के द्वारा मान्यता प्राप्त हुआ था। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, किस सुल्तान के शासन काल में एक नया पद नाइब ए मुमलिकत सृजित किया गया? तो बहराम शाह। बहराम शाह के शासन काल में एक नया पद नाइब ए मुमलिकत सृजित किया गया था। ठीक है, एक नया पद था, शासन का एक नया पद मान सकते हैं। बहुत सारे पद होते थे ना राजा के अधीन, तो वो में एक नया पद था ये। अब है बलबन को सर्वप्रथम किस दायित्व के निर्वाह हेतु नियुक्त किया गया था? बलबन को किस दायित्व के निर्वाह हेतु नियुक्त किया गया था? अमीर ए शिकार। बिल्कुल सही है, अमीर ए शिकार और खासदार, ये दो तरह के दायित्व थे जो बलबन को निर्वाह करने दायित्व के नेतृत्व के निर्वाह के लिए इसको मतलब कि नियुक्त किया गया था। ओके, अब नेक्स्ट है, दिल्ली के किस सुल्तान ने अपने जीवन काल में ही अपना मकबरा बनवा लिया था? तो इल्तुतमिश, जो हम इल्तुतमिश ऊपर पढ़ चुके हैं। इल्तुतमिश किसका दास था? कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था। और कितने में कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसे खरीदा था? देखिए ऊपर, फिर से हम उसको रिपीट करेंगे। कितने में खरीदा था? 1 लाख जीतल में इल्तुतमिश को किसने खरीदा था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ओके, और और जो दिल्ली का सुल्तान था कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश दिल्ली का सुल्तान बना, और उसने अपने जीवन काल में ही अपना मकबरा बना लिया था इल्तुतमिश ने। क्लियर है बेटा? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अकबर की अंतिम विजय कौन सी थी? अकबर की अंतिम विजय थी असीरगढ़ की विजय थी। अकबर की अंतिम विजय याद रखिएगा, अकबर की अंतिम विजय कौन थी? असीरगढ़ की विजय थी। अब है, इबादत खाना का निर्माण अकबर ने कहाँ करवाया था? तो फतेहपुर सिकरी में। इबादत खाना का निर्माण कहाँ करवाया था अकबर ने? फतेहपुर सिकरी में। क्लियर है? अब है, प्लासी के युद्ध के समय मुगल शासक कौन था? तो प्लासी के युद्ध के समय मुगल शासक थे आलमगीर। प्लासी के युद्ध और बक्सर के युद्ध, ये दो युद्ध बेटा भारत में बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध है, क्योंकि इसी दोनों युद्धों से जो यहाँ पे बंगाल पर अंग्रेजों का प्रथम शासन हुआ था। सबसे पहले जो अंग्रेजों का शासन हुआ था भारत में, बंगाल पे हुआ था, जो डायरेक्ट शासन हुआ था। इन्हीं दो युद्धों के बाद हुआ था, प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध। ये दोनों ही युद्ध अंग्रेज और मुगल शासकों के बीच में हुआ था। ठीक है, देखिए बक्सर का युद्ध भी आ गया। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? बेसी टार्ट। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, क्या है, बक्सर युद्ध के समय पटना में अंग्रेजी कंपनी का प्रभारी कौन था? एलिस था। ठीक है, एलिस था पटना में अंग्रेजी कंपनी का प्रभारी बक्सर के युद्ध के समय। ठीक है, नेक्स्ट है फैजाबाद, जो कहाँ पे है? अयोध्या में है। वे 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? फैजाबाद में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व मौलवी अहमदुल्ला। बेटा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। ठीक है, कि फैजाबाद में 1857 के विद्रोह के नेता कौन थे? तो मौलवी अहमदुल्ला थे। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बिहार में कौन थे, झांसी में कौन थे? झांसी में तो रानी लक्ष्मीबाई थी। और जो 1857 का विद्रोह है, इसके सबसे प्रमुख जो 1857 के विद्रोह के प्रमुख नेता कहाँ से स्टार्ट हुआ? 1857 का विद्रोह मेरठ से स्टार्ट हुआ था। इसके सबसे प्रमुख नेता कौन थे? जो हमारे मुगलों के अंतिम शासक हैं। ठीक है, अंतिम शक्तिशाली शासक नहीं, अंतिम शासक है बहादुर शाह जफर। तो 1857 के विद्रोह के जो नेता थे वो बहादुर शाह जफर थे। बस इतना पूछा जाए कि 1857 के विद्रोह का नेता कौन था, तो बहादुर शाह जफर थे। लेकिन अगर जगह के नाम से पूछा जाएगा, फैजाबाद में कौन थे, झांसी में कौन थे, तो इस तरह आपको अलग अलग नाम आपको याद रखना है। ठीक है, 1857 का विद्रोह मेरठ से स्टार्ट हुआ था। इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, देखिए आगे देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। ठीक है, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समय भारत का वायसराय कौन था? तो डफरिन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का जो वायसराय था वो डफरिन था। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1885 में। लिख देती हूँ मैं, 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में। सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ था 1907 में। अब इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन है जो मैं आपको बता रही हूँ, कि बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 ईस्वी में। याद रखिएगा, बंगाल का विभाजन सबसे महत्वपूर्ण घटना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन होने का, मुस्लिम लीग की स्थापना करने का। तो बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में। ठीक है, बंगाल का विभाजन कर दिया गया था क्योंकि 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों को ये लग रहा था
कि जो मुस्लिम हैं, क्योंकि मुस्लिम और जो बंगाली प्रांत था ना, वहाँ के लोग ज्यादा ही विद्रोह में शामिल थे, तो उन्हें वही लग रहा था कि अगर इन्हें तोड़ दिया जाए तो आगे कभी इतना बड़ा विद्रोह नहीं होगा, इसी कारण उसने बंगाल का विभाजन कर दिया था। तो बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में और 1906 में, सीरियल नंबर से आप याद कर सकते हैं। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, क्योंकि बंगाल के विभाजन से हिंदू मुस्लिम टूट गए थे, तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई थी। और कांग्रेस पार्टी में जितने भी मुस्लिम नेता थे वो मुस्लिम लीग में चले गए। 1907 में कांग्रेस पार्टी टूट गई। ठीक है, क्लियर है। 1905 में बंगाल का विभाजन, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना, 1907 में कांग्रेस पार्टी टूट गई थी। तो हमारा यहाँ पे पूछा गया है कि कांग्रेस पार्टी का विभाजन कब हुआ था, सर्वप्रथम विभाजन कब हुआ था, 1907 में। क्लियर है। अब नेक्स्ट देखिए, किस वर्ष मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था, तो 1908 ईस्वी में मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था। ओके, दांडी यात्रा में गांधी जी के साथ कितने स्वयंसेवियों ने प्रतिभाग किया था, कितने स्वयंसेवियों ने किया था, 78। याद रखिएगा, गांधी जो दांडी यात्रा थी, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत थी, याद है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत थी गांधी यात्रा, दांडी यात्रा। इसमें गांधी जी 78 सहयोगियों के साथ गए थे, अपने जो उनका साबरमती जो उनका आश्रम था वहां से दांडी समुद्र का जगह है जो समुद्र के किनारे है, वहां तक पैदल गए थे, और वहां पर नमक बनाकर, समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून तोड़ने का कार्य किए थे। ठीक है, तो यहाँ से तो 78 सहयोगियों के साथ गए थे, लेकिन दांडी तक पहुंचते पहुंचते उनके कई हजार सहयोगी, मतलब कई हजार लोग उस यात्रा में शामिल हो गए थे। ओके, तो दांडी यात्रा किसकी शुरुआत थी, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत थी। सविनय अवज्ञा का मतलब होता है बहुत ही सविनय से, बहुत ही अच्छी तरह से हम आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं। ओके, तो उसे कहते हैं हम सविनय अवज्ञा। तो दांडी यात्रा वही था कि नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी यात्रा स्टार्ट किया गया था। 78 सहयोगियों के साथ साबरमती आश्रम से स्टार्ट हुआ था, दांडी तक चले थे वो लोग। ठीक है, क्लियर है। अब नेक्स्ट देखते हैं, गदर पार्टी की स्थापना किस स्थान पर हुई थी, तो सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। क्लियर बेटा। अब आगे है, किस तिथि को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, किस तिथि को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 में संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। बेटा करीब 2 साल 8 महीने 11 दिन संविधान, मतलब कि हमारे संविधान को बनने में लगा था। ठीक है, संविधान सभा की सबसे पहली बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 में। संविधान सभा बन के तैयार कब हो गया था, 26 नवंबर 1949 में। और संविधान लागू कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 में। तीनों डेट आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। संविधान सभा की बैठक 9 दिसंबर 1946 में, संविधान सभा बनके संविधान बनके तैयार कब हुआ था, हमारा संविधान बनके तैयार कब हुआ था, ठीक है बताया थी, हाँ, हमारा संविधान बनके तैयार कब हुआ था, 26 नवंबर 1950। और संविधान लागू कब हुआ था, 26 जनवरी 1900, सॉरी सॉरी संविधान सभा की बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 में। संविधान हमारा बनके तैयार कब हुआ था, 26 नवंबर 1949 में। संविधान लागू कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 में। क्लियर है बेटा। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। ये तो हमारा हिस्ट्री का पूरा हो चुका है। अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए फर्स्ट नंबर क्या है, अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था, तो 1992 में। अब ये देखिए ज्योग्राफी में भी रटने वाली चीजें आने लगी, जबकि ज्योग्राफी में ऐसी चीजें नहीं आती थी। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, पृथ्वी सम्मेलन की बात है तो ये तो ज्योग्राफी से ही रिलेटेड है, तो आ सकता है डेट। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था, 1992 में। ओके, अब है स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक किसने लिखी थी, स्मॉल इज ब्यूटीफुल मतलब कि छोटा और बहुत सुंदर पुस्तक किसने लिखी थी, सुमाकर ने। ओके, सुमाकर ने लिखी थी। अब है सीमा सड़क संगठन, बीआरओ की स्थापना किस वर्ष हुआ था, तो 1960 में। सीमा सड़क संगठन ये क्या होता है, ये जो बॉर्डर होता है, बॉर्डर बॉर्डर पे जो सड़क बनाया जाता है, जो रोड बनाया जाता है, उसी को कहते हैं सीमा सड़क संगठन। और इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, बीआरओ। बेटा ये क्वेश्चन ये भी ऐसे भी आ सकता है, बीआरओ का फुल फॉर्म क्या है, तो क्या है, सीमा सड़क संगठन। क्लियर है, याद रखिएगा कब हुई थी इसकी स्थापना, 1960 में। ओके, अब है राष्ट्रीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था, तो 1972 में राष्ट्रीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। नेक्स्ट देखिए, छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल किस पेड़ की पूजा करते हैं, महुआ पेड़ की।
ओके, बहुत क्लियर है। आप देखते होंगे कि जंगलों में महुआ की पूजा होती है, वो संथाल है वो महुआ की पूजा करते थे। तो छोटा नागपुर में मुंडा और संथाल किस पेड़ की पूजा करते थे? महुआ की। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि छोटा नागपुर में जो आदिवासी रहते हैं कौन से मतलब की प्रजाति के आदिवासी रहते हैं? तो मुंडा और संथाल। छोटा नागपुर में कौन से आदिवासी रहते हैं? मुंडा और संथाल आदिवासी रहते हैं। किस पेड़ की पूजा करते हैं? महुआ पेड़ की पूजा करते हैं। अब देखिए क्या है, भारत में कितना प्रतिशत क्षेत्रफल पठार से आच्छादित है, यानी कि भारत का कितना प्रतिशत जो क्षेत्रफल है वो पठारी भाग है? तो 27 यानी 27% जो क्षेत्र है भारत का वो क्या है? पठारी भाग है। आगे देखिए भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। ओके, अब चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं क्या है। 1952 की राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार भारत में वन आवरण का वांछित प्रतिशत क्या था? यानी कि 1952 के राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार जो वन यानी कि वनीय क्षेत्र कितने थे भारत में? तो 33% वनीय क्षेत्र था 1952 में। ठीक है, अब तो शायद ही 10% बचा हो, लेकिन उस समय 1952 में क्या था? 33% वन वांछित प्रतिशत यानी कि वनीय क्षेत्र वन था हमारे भारत में। तो किस प्रकार की मिट्टी में कंकड़ पिंडों का संकेंद्रण अधिक होता है? तो बांगर। याद रखिएगा बांगर और खादर दो मिट्टी हैं। तो कंकड़ पिंडों का, बांगर जो मिट्टी होती है उसमें कंकड़ पिंड होते हैं, यानी कि ये बड़े बड़े वो दानेदार मिट्टियां होती हैं बांगर और खादर और ये कम उपजाऊ होता है। जिसमें जिस मिट्टी में ज्यादा कंकड़ होंगे वो उपजाऊ कम होगा। खादर क्या है? खादर बारीक मिट्टी होती है, मतलब कि वो अच्छी मिट्टी होती है और ये ज्यादा उपजाऊ होता है। इन दोनों में अंतर मैं आपको बता देती हूँ एक दो, कि कंकड़ पिंड यानी कि बहुत ज्यादा कंकड़ किस में होते हैं? बांगर में होते हैं। और खादर में कंकड़ नहीं होते, वो अच्छी मिट्टी होती है। ज्यादा उपजाऊ मिट्टी कौन है? खादर ज्यादा उपजाऊ है, बांगर कम उपजाऊ मिट्टी है। क्लियर है? जिसमें पत्थर और कंकड़ पाए जाएंगे वो मिट्टी कम उपजाऊ होती है। आप किसी किसान से पूछिए कि मिट्टी आपकी उपजाऊ कौन सी है, कंकड़ वाली मिट्टी या कम कंकड़ वाली मिट्टी? तो जो मिट्टी जिस मिट्टी में कंकड़ या पत्थर नहीं होते वो मिट्टी ज्यादा उपजाऊ होती है। तो बांगर में कंकड़ पिंड पाए जाते हैं तो बांगर तो उपजाऊ हो ही नहीं सकता। खादर में कंकड़ पिंड नहीं पाए जाते तो खादर ज्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है। ठीक है, लेटराइट मृदा भी होती है, ये भी उपजाऊ मृदा है, लेकिन यहाँ बांगर और खादर के बारे में पूछा गया है। अब देखिए यदि ऊपरी मिट्टी बह जाती है तो उसे क्या कहते हैं? सीट सीट कटाव, गली कटाव या बैंडन कटाव नहीं बल्कि सीट कटाव। अगर ऊपरी मिट्टी बह जाती है इसे क्या कहते हैं? सीट कटाव। ओके, ऊपरी मिट्टी बहती कैसे है? पानी के तेज धार से बह सकती है, तेज हवा के कारण वो उड़ सकती है। इस तरह से ऊपरी मिट्टी उड़ सकती है, बह सकती है। देखिए लेप्चा लोकगीत किस देश के किस भाग से संबंधित है? लेप्चा लोकगीत किससे संबंधित है? उत्तरी दार्जिलिंग से। लोकगीत है बेटा लेप्चा। ओके, ये कहाँ से संबंधित है? उत्तरी दार्जिलिंग से। ओके, दार्जिलिंग का लोकगीत है क्या? लेप्चा। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बांधवगढ़ जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पे स्थित है? मध्य प्रदेश में। ओके, अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है? तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक। अरुणाचल, सिक्किम और मध्य प्रदेश तीन का नाम यहाँ पे दिया गया है। तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक क्या है? वन क्षेत्र है। सबसे ज्यादा वन कहाँ पे है? इन तीनों में, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और मध्य प्रदेश में। तो सबसे ज्यादा कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस संरक्षण रणनीति में सीधे तौर पर सामुदायिक भागीदारी शामिल नहीं है? निम्नलिखित में से किन संरक्षण रणनीति में सीधे तौर पर सामुदायिक भागीदारी, ओके, सामुदायिक यानी कि कोई समूह, मनुष्य का कोई समूह भागीदार सीधे तौर पर नहीं है? संयुक्त वन प्रबंधन, बीज बचाओ आंदोलन, इसमें तो है ही, संयुक्त वन प्रबंधन में भी है। वन्य जीव अभयारण्यों का सीमांकन, तो इसमें जो सामुदायिक भागीदारी नहीं है बल्कि ये सरकार के द्वारा किया जाता है। क्लियर है? अब भारत में जल विद्युत ऊर्जा परियोजना द्वारा बिजली का कितना प्रतिशत योगदान होता है? जल विद्युत ऊर्जा परियोजना यानी कि जल विद्युत जल से कितना विद्युत बनाया जाता है? भारत में कितना प्रतिशत बिजली बनाया जाता है? तो 22%। याद रखिएगा, जल से कितना प्रतिशत बिजली बनाया जाता है? 22%। ओके, अब भारत की जल जीवन मिशन के अनुसार प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल आपूर्ति की कितनी आवश्यकता है? तो 55 लीटर। जो प्रति व्यक्ति क्या है? प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल आपूर्ति की कितनी आवश्यकता है? 55 लीटर आवश्यकता है। भारत के जल जीवन मिशन के अनुसार प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल आपूर्ति का कितनी आवश्यकता है? 55 लीटर की आवश्यकता है। ओके, अब देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी
मुहाना बनाती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी मुहाना बनाती है? मुहाने का मतलब है कि जो मिल जाती है कहीं जाके। तो क्या हो जाएगा? माही और ताप्ती, दो नदियां हैं हमारी, माही और ताप्ती नदी, जो क्या बनाती है? मुहाना बनाती है। याद रखिएगा बेटा, हमारा माही और ताप्ती दो नदी है जो क्या बनाती है? मुहाना बनाती है। ओके। अब है सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो नर्मदा नदी पर बनाया गया। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ये क्वेश्चन सीटेट में भी पूछा जाता है, यूपीएससी में भी पूछा जाता है, जी ट्रिपल एस बी में भी पूछा जाता है, डी ट्रिपल एस बी में भी पूछा जाता है, यानी कि डीएसएसबी में भी पूछा जाता है, और आपके बीपीएससी में भी ये क्वेश्चन आता है कि सरदार सरोवर बांध इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह मैं ये क्वेश्चन देख चुकी हूँ। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो नर्मदा नदी पर बनाया गया है सरदार सरोवर बांध। क्लियर है? भारत के किस राज्य में वर्षा जल को पालर पानी कहा जाता है? किस जल को वर्षा जल को क्या है? पालर पानी कहा जाता है। तो राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण होता है, वहां पे उसे क्या बोला जाता है? पलार पानी। ओके, या पालर पानी बोला जाता है। क्लियर है? अब भारत के किस राज्य में सभी घरों में छत पर वर्षा जल संचयन संरचना अनिवार्य कर दी गई है? तमिलनाडु में बेटा। दक्षिण भारत में ये सारे जो होते हैं ना, मतलब कि इस तरह की चीजें जो सरकार के द्वारा अनिवार्य कर दी जाती है, जैसे मिड डे मील, ये सारी चीजें तो दक्षिण भारत में ये ज्यादा होता है। और योजनाएं जो होती है दक्षिण भारत में, आप देखते होंगे सबसे पहले स्टार्ट होता है। तो वर्षा जल संचयन संरचना कहाँ पे अनिवार्य किया गया है? तमिलनाडु में। इसका कारण भी है कि वहां पे क्या है कि वो समुद्र के किनारे का क्षेत्र होता है। दक्षिण भारत में पानी की कमी बहुत ज्यादा देखी गई है, क्योंकि वहाँ जो अंडरग्राउंड वाटर है वो क्या है? खारा है। ठीक है, सॉल्टेड वाटर है, तो वो पानी पीने में यूज नहीं कर सकते, तो इसलिए वहां पे क्या होता है? वर्षा जल संग्रहण किया जाता है। तो तमिलनाडु में ये अनिवार्य कर दिया गया है वर्षा जल संग्रहण। ओके, क्वेश्चन नंबर 28 हम देखते हैं। किस देश में झूम कृषि को मिल्पा के नाम से जाना जाता है? तो मैक्सिको में। ये क्वेश्चन बहुत बार, अभी जो आप ये अगर और भी क्वेश्चन आप कर चुके हैं प्रीवियस ईयर के, तो उसमें ये क्वेश्चन आ चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है कि उसमें ये था कि कौन सा मिलान सही है? तो मैक्सिको मिल्पा, ये मिलान सही था। मैक्सिको और मिल्पा का मिलान था, उसमें वो सही था। तो मिल्पा झूम कृषि, उसे कर्तन एवं दहन कृषि भी कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? कर्तन एवं दहन कृषि भी कहते हैं झूम कृषि को। और इसे मिल्पा कहाँ कहा जाता है? तो मैक्सिको में इसे क्या कहा जाता है? मिल्पा कहा जाता है। ठीक है, झूम कृषि में क्या होता है? पेड़ पौधों को काटकर मिट्टी में मिलाया जाता है, उसकी राख को, सॉरी, पेड़ पौधों को काटकर उसे जलाया जाता है और उसकी राख को मिट्टी में मिलाकर फिर उसे ये मिट्टी उससे उपजाऊ हो जाती है। वहां पे कृषि करने के बाद, एक बार फसल तैयार हो जाने के बाद, उसे उस जगह को छोड़कर लोग दूसरी जगह चले जाते हैं, इसलिए उसे स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। क्लियर है? झूम कृषि के कई नाम है, झूम कृषि, मिल्पा, कर्तन एवं दहन कृषि, स्थानांतरित कृषि, कई नाम है। तो मिल्पा कहाँ पे कहा जाता है? मैक्सिको में। चलिए ठीक है। रक्तहीन क्रांति के आंदोलन की शुरुआत किसने की? रक्तहीन क्रांति के आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? विनोबा भावे ने। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी कई जगह में देख चुकी हूँ, जैसे कि डी ट्रिपल एस बी में भी देख चुकी हूँ कि रक्तहीन क्रांति के बारे में। तो किसने किया था आंदोलन की शुरुआत? विनोबा भावे ने किया था, यानी कि असहयोग, सॉरी, मतलब कि जो गांधी जी का कहना था ना कि हम हिंसक नहीं करेंगे, अहिंसक आंदोलन करेंगे, तो वही था रक्तहीन क्रांति, कि कहीं भी कोई खून नहीं बहना चाहिए। इनकी शुरुआत किसने की थी? विनोबा भावे ने। अब देखिए, गन्ना उत्पादन में भारत विश्व में किस स्थान पर था? दूसरे स्थान पर है गन्ना उत्पादन में भारत। क्लियर है? अब है वर्ष 1920 में भारत के किस राज्य ने मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन किया था? तो गुजरात ने। 1920 में भारत के किस राज्य ने मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन किया था? गुजरात ने। ठीक है। अब बेटा ये सारे ही आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। एनसीईआरटी छोड़कर आप कहीं मत जाओ, एनसीईआरटी पढ़ लीजिए आप। ये 9th-10th का है, याद रखिएगा। जो मैं अभी आपको सॉल्व करा रही हूँ क्वेश्चन, ये 9th-10th का है। तो 9th-10th के लिए हमें ग्रेजुएशन, सॉरी, 11th-12th की लेवल का पढ़ना पड़ेगा। 9th से लेकर 12th तक का पढ़िए, आपका पेपर क्लियर होगा। ये सारे 11th-12th के ही क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। जो अब 6 to 8 के लिए अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको 9th-10th से ज्यादा क्वेश्चन आता है। और अगर आप 9th-10th के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको 11th-12th से ज्यादा क्वेश्चन आएगा, आप देख लीजिएगा। ठीक। अब देखिए क्या है, मैग्नेटाइट अयस्क में लोहे की सांद्रता कितने प्रतिशत है? तो 70% है। ठीक है, मैग्नेटाइट अयस्क में लोहा कितना है? 70% होता है। ठीक है, अब देखिए, रत्नागिरी जिला लौह अयस्क भंडार किस राज्य में स्थित है? रत्नागिरी जिला लौह अयस्क भंडार किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है ये। ओके, रत्नागिरी जिला लौह अयस्क भंडार किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है।
अंकलेश्वर तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? अंकलेश्वर तेल क्षेत्र हमारा गुजरात में स्थित है। ओके बेटा, अंकलेश्वर तेल क्षेत्र कहाँ पे स्थित है? गुजरात में। अब है पार्वती घाटी का भूतापीय संयंत्र कहाँ स्थित है? पार्वती घाटी का भूतापीय संयंत्र हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अब याद रखिए, पार्वती, शिव और पार्वती कहाँ से है? हिमालय से ही तो रिलेटेड है शिव और पार्वती। हम वहीं जाते हैं तो पार्वती घाटी का भूतापीय संयंत्र कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। ओके, अब है अधात्विक खनिज कौन सा है? तो अधात्विक खनिज हमारा अभ्रक है, जिसमें धातु नहीं होता। लोहा में भी धातु होता है, मैग्नीज भी धातु से बना हुआ है, लेकिन अभ्रक में धातु नहीं होता। ठीक है, अधात्विक खनिज उसे ही कहते हैं कि जिसमें धातु ना हो। तो अभ्रक में धातु नहीं है, लोहा में भी धातु है, मैग्नीज में भी धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्या है? भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड BHEL किस प्रकार के क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो किस प्रकार के क्षेत्र के अंतर्गत ये आता है? क्या है इसमें? भारत हेवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड ये आता है सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत। सार्वजनिक क्षेत्र यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र क्या होता है? जिसे जो गवर्नमेंट सेक्टर बोल सकते हैं, जो सभी के लिए है। तो सार्वजनिक होता है वो सरकार ही करेगी, सरकार के अंदर ही होता है। अब ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि फुल फॉर्म भी आता है कई बार कि BHEL का फुल फॉर्म क्या होगा, तो आपको ये भी याद करना है। ओके, ये किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। निजी क्षेत्र क्या होता है? निजी क्षेत्र वो होता है कि जिसमें कोई एक व्यक्ति या दो तीन व्यक्ति मिलकर कोई क्षेत्र, कोई बिजनेस स्टार्ट करे। संयुक्त क्षेत्र क्या होता है? राज्य और जो कच्चा माल उपलब्ध कराने वाले होते हैं, वो दोनों मिलकर कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो वो संयुक्त क्षेत्र होगा। सार्वजनिक क्षेत्र क्या होगा? सरकार के द्वारा कुछ किया जाता है, तो वो सार्वजनिक क्षेत्र होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मुंबई में पहली सफल कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई थी? मुंबई में पहली सफल कपड़ा मिल स्थापित की गई थी 1854 में। ये 8th के बुक से लिया गया है बेटा। 8th के NCERT के बुक में यह है कि मुंबई में पहली सफल कपड़ा मिल 8th में भी है और 9th में भी। कब स्थापित की गई थी? 1854 में। 9th 10th में भी ये मैं पढ़ा चुकी हूँ और 8th में भी ये है। मुंबई में प्रथम सफल कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई थी? 1854 में। ठीक है, भद्रावती लौह एवं इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में स्थित है भद्रावती लौह एवं इस्पात संयंत्र। अब भारत के किस पठार में लौह एवं इस्पात उद्योग का सर्वाधिक संकेंद्रण है? छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, भारत के किस पठार में लौह एवं इस्पात उद्योगों का सर्वाधिक संकेंद्रण है? सबसे ज्यादा कहाँ मिलेगा? छोटा नागपुर का पठार। इससे आप ये भी याद रखिए, जो पठारी भाग होता है वहां पे हमारे खनिज पदार्थ बहुत ज्यादा होते हैं। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। समताप मंडल की ऊंचाई क्या है? समताप मंडल की ऊंचाई होती है 50 किलोमीटर। बेटा ये जो हमारा ये है ना वायुमंडल की परतें, ये मैं आपको जो सीटेट के लिए पढ़ा रही थी उसमें बहुत ही डिटेल से मैं बता चुकी हूँ। तो आप सीटेट के लिए 6th क्लास की ज्योग्राफी में है वायुमंडल की परत, वो आप जाके एक बार मेरा सीटेट का वीडियो देख सकते हैं, आपको सारी परतें बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहले नीचे है क्षोभ मंडल, फिर है समताप मंडल, फिर है मध्य मंडल, फिर है बहिर्मंडल, फिर है वायुमंडल। ओके, तो हमारी 5 परतें हैं। वायुमंडल की 5 परतें। क्षोभ मंडल में क्या होता है? मौसम संबंधी सारी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती है। समताप मंडल, वायुयान उड़ाने के लिए समताप मंडल सबसे आदर्श माना जाता है। और जो ओजोन की परत है वो भी समताप मंडल में है। दो इसके चेन है। मध्य मंडल में क्या होता है? मध्य मंडल में उल्का पिंड जो पृथ्वी की ओर आता है वहां पे एक गैस पाया जाता है, जिससे वो जलकर भस्म हो जाता है, टूट जाता है। फिर बाह्य बहिर्मंडल में क्या होता है? बाह्य बहिर्मंडल में क्या होता है कि यहाँ पे जो सैटेलाइट होते हैं, जिससे कि हम टीवी रेडियो ये सब सुनते हैं ना, वो बाह्य बहिर्मंडल में ही सैटेलाइट फिक्स होता है। और जो बाह्य मंडल होता है इसमें बहुत ही हल्की गैसें पाई जाती है, यहीं से वो हल्की गैसें ये अंतरिक्ष में ऊपर की ओर फैल जाती है। तो ये सारी चीजें मैं डिटेल से आपको NCERT के जो मैंने क्लासेस ली है, थ्योरी की क्लासेस, उसमें डिटेल से बताई हुई है, तो वो आप जाके एक बार चेक कर सकते हैं। ओके, अब देखिए अटल टनल की लंबाई कितनी है? अटल टनल की लंबाई है 9.02 किलोमीटर। ओके, अटल टनल की लंबाई कितनी है? 9.02 किलोमीटर। अब ये भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई। मुंबई भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, क्योंकि यहाँ पे विदेश से ज्यादा व्यापार चलता है। निम्नलिखित में किसको अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग NW1 नाम दिया गया है? इसको अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग 1 का नाम दिया गया है। तो इलाहाबाद हल्दिया, इलाहाबाद हल्दिया जो है उसे अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग 1 का नाम दिया गया है। ओके,
यहाँ पे भी देखिए फुल फॉर्म है सॉरी अंतर्राष्ट्रीय नहीं, राष्ट्रीय जलमार्ग वन का नाम दिया गया है। तो वही मुझे लग रहा था कि अंतर्राष्ट्रीय होगा तो फिर ये तो किसी विदेश का नाम होना चाहिए ना, और यहाँ इलाहाबाद हल्दिया दोनों ही हमारे भारत में है, तो ये राष्ट्रीय जलमार्ग होगा, नेशनल वाटर। ये तो क्या होगा, फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है, NW का फुल फॉर्म क्या है, राष्ट्रीय जलमार्ग वन। ओके, इलाहाबाद हल्दिया। भारत में रेलवे के कितने जिलों में पुनर्गठित, भारत में रेलवे को कितने जिलों में पुनर्गठित किया गया है, तो 16 जिलों में रेलवे को पुनर्गठित किया गया है, मतलब फिर से रेलवे को पुनर्गठित किया गया है। पुनर्गठित का मतलब होता है फिर से। अगर भारत के प्रथम कच्चा तेल पाइपलाइन परिवहन नेटवर्क का नाम बताइए, तो ये तीनों ही नहीं है, हजीरा विजयपुर, असम कानपुर, गुवाहाटी सिलीगुड़ी, ये तीनों ही नहीं है। क्या है, भारत में प्रथम कच्चा तेल पाइपलाइन परिवहन कौन सा है, हमारा असम और नून माती। याद रखिएगा, असम और नून माती जो भारत का प्रथम कच्चा तेल पाइपलाइन परिवहन है, असम और नून माती। क्लियर है। अब देखिए, तो इसमें नहीं है तो हमारे ऊपर से कोई नहीं है। अब लास्ट है, 1855 में भारत में पहली जूट मिल किस स्थान पर स्थापित की गई थी, तो रिसड़ा, रिसड़ा में स्थापित की गई थी पहली जूट मिल। याद रखिएगा, 1855 में रिसड़ा में सबसे पहली जूट मिल स्थापित की गई थी भारत में। बेटा हिस्ट्री और ज्योग्राफी के क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट है, जो है वो बता चुकी हूँ। एक क्वेश्चन से रिलेटेड और भी क्वेश्चन मैं आपको बता चुकी हूँ। तो बेटा ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब मैं आगे कल परसों भी आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डालती रहूंगी। ये क्वेश्चन आपके लिए भी हेल्पफुल है, और जो बच्चे 4.0 की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी हेल्पफुल है, और जो बच्चे 3.0 की तैयारी कर रहे हैं, TRE 3.0 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी हेल्पफुल है। तो दोनों के लिए हेल्पफुल है, क्योंकि आप एग्जाम में जाते जाते ये सारे देख के जाइए, पढ़ के जाइए, बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। ओके बच्चों, तो बाय बाय, ऑल द बेस्ट आप लोगों के लिए, जिनका कल पेपर है उनके लिए ऑल द बेस्ट। बाय बाय बच्चों।